जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं तथा इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं तथा इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। देखते हैं भाई डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे हम एक परमाणु उठाते हैं स्कैंडियम Sc, परमाणु क्रमांक भैया इसका होता है 21। अब 21 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वह आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आएगा 4s2, इसके बाद आएगा 3d1। ठीक, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश कर रहा है भाई, 3d मतलब डी में प्रवेश कर रहा है और डी में प्रवेश करने के कारण ये तत्व क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इसके बाद हम अगर जिंक का करें तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इसमें भी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, 3d में प्रवेश कर रहा। तो जिंक भी किस प्रकार का तत्व हो जाएगा या किस ब्लॉक का तत्व होगा भैया, डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व उन्हें बोलोगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा हो, डी उपकोष में प्रवेश कर रहा हो, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप देखना इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इन तत्वों को एस व पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। एस व पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एस और पी के बीच रखे जाने के कारण इन तत्वों का नाम क्या दे दिया जाता है, संक्रमण तत्व। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भैया क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की विशेषताएं लिखिए। अब बताना हमें संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संक्रमण तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1,
ये क्या करते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। नंबर 2, प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पर। नंबर 2, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अणचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये लिख सकते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं भाई, संकुल यौगिक का, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तो हो गए हमारे पास क्या भैया, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। अगर संक्रमण तत्वों की विशेषता के बारे में लिखे तो ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, फिर उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, साथ में संकुल यौगिक का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। संक्रमण तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का, रंगीन यौगिकों का, रंगीन यौगिकों का, यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, निर्माण क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन है भैया, संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करेंगे, तो इनके बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में, कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, इनके बाह्यतम कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिकों का, रंगीन यौगिकों का, यौगिकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, तो रंगीन यौगिकों का निर्माण करने का मेन कारण क्या है कि इनके बाह्यतम कोश में क्या है भैया, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनके बाह्यतम कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कैसे अणुओं का निर्माण करते हैं या किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो रंगीन यौगिकों को क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला गुण लिखें, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा क्या है, चुंबकीय गुण। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसके बाद चुंबकीय गुण। इसका आंसर होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का
के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से n-1 D 1 से 10 होता है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS से कहाँ तक भैया n-1 D12 होता है। ठीक, ये इसका हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय गुण। अब डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? तो अगर डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो परिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। यदि डी ब्लॉक के या डी उपकोश के डी ब्लॉक लिखते हैं ना, यदि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो वह अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है परंतु यदि उसके बाह्यतम कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या होगा भाई? यदि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वो अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगर उसके बाह्यतम कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वो क्या करेगा भाई? प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इस 3D श्रेणी का हमें क्या करना भैया? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो देखते हैं भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो तत्व आएगा वो आएगा स्कैंडियम। क्या आएगा भाई? स्कैंडियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 21 होगा। क्या होगा? 21 होगा। इस 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आएगा भाई 4s2, इसके बाद आएगा 3d1। स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रतीक Ti होता है, परमाणु क्रमांक 22 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2, फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर आएगा 3d2। इसके बाद टाइटेनियम के बाद वैनेडियम। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है भाई कितना? 23। इसका जब करोगे तो आएगा 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद आ जाएगा भाई 3p के बाद 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d। अब यहाँ पर 3, इसके बाद आएगा Cr, इसको क्रोमियम बोलते हैं, परमाणु क्रमांक होता भी है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये अपवाद है, क्या भैया, अपवाद है। तो अपवाद का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 3d4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3d4। लेकिन एक क्या होता है, 4 का जो एक इलेक्ट्रॉन वो 3d में प्रवेश कर जाता, तो यहाँ बचेगा 4s1 और ये आएगा 3d5। इसके बाद मैग्नीज आएगा Mn का होता परमाणु क्रमांक 25। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब 4s कितना होगा, अब यहाँ 4s भैया 2 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। मैग्नीज के बाद आएगा Fe, क्या आएगा Fe, परमाणु क्रमांक होता है इसका भैया 26, कितना होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसके बाद आ जाएगा 3d6। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होगा 27, कितना होगा भाई 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद आ जाएगा 4s2 और 3d7। कोबाल्ट के बाद आएगा निकिल, Ni प्रतीक होता, परमाणु क्रमांक होगा 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा 8। इसके बाद आ जाएगा भाई कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29, प्रतीक Cu। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद आएगा 4s। अब भैया ये भी अपवाद है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा 3d में, तो 3d9 होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश कर जाएगा तो इसका हो जाएगा 3d10। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा 4s2 हो जाएगा 3d10। ये 29 नंबर भी भैया क्या है, अपवाद है। तो दो अपवाद हैं, तो दोनों अपवादों में क्या होगा, 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3d में 10। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो उत्प्रेरक के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं भाई, तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई, उत्प्रेरक का जो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो जो डी ब्लॉक के तत्व में भैया प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं
और प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित के कारण ये कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करने का मेन कारण है प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। अगर कोई एलिमेंट क्या है प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है तो वो उत्प्रेरक के गुण के भांति व्यवहार करेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या इसका मतलब क्या होता है, तो प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये होता है कि कोई परमाणु क्या करे, एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को अगर प्रदर्शित कर रहा तो उसके क्या कहलाएगी भाई, प्रवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 7। प्रश्न 7 है Zn2+ अस्थाई है या नहीं, अस्थाई है या नहीं। आपको बताना जो Zn2+ है वो अस्थाई है या नहीं। तो अस्थाई होने के लिए भी क्या होता है, अगर कोई परमाणु या आयन क्या होगा, अस्थाई होगा, तो अस्थाई होने के लिए 3 कंडीशन है, NH0 क्या हो, NH0 हो या Nd0 हो। दूसरी कंडीशन NH0 हो Nd5 हो, या फिर तीसरी कंडीशन NH0 हो Nd10 हो। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई, अस्थाई होगा। ऐसे क्या होगा भाई, NH0 हो Nd0 हो या NH0 हो Nd5 हो या NH0 हो Nd10 हो। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो दिया गया आयन या यौगिक क्या हो जाएगा भाई, अस्थाई होगा। तो हम चेक करते हैं Zn2+ में। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो Zn2+, पहले हम Zn का कर लेते हैं नॉर्मल। तो Zn का परमाणु क्रमांक होता भैया 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद आएगा 3s2 3p6, इसके बाद आएगा 4s2 और 3d10। अब Zn2+ का जब करेंगे तो Zn2+ का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से निकलते, तो बाह्यतम कक्षा ये 4s है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये क्या बचेगा 4s0 3d10। अब ये वाला लास्ट अंतिम में देखते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहा है, 4s0 और 3d भैया क्या 10। ये ऐसा मैच हो रहा है NH0 और Nd10 से, इस प्रकार से मैच हो रहा है। अगर इससे हो रहा है तो दिया गया आयन या परमाणु क्या हो जाएगा भाई, अस्थाई। तो Zn2+ क्या है, Zn2+ क्या भाई, अस्थाई है। क्या है, Zn2+ अस्थाई है। Zn2+ क्या हो जाएगा, अस्थाई होगा। MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि MnO4 में जो Mn है इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हमें कोई यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती तो उसको हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं ज्ञात होती उसकी संयोजकता को लिख के 0 के बराबर कर देते हैं, अगर उसके ऊपर आवेश ना दिया गया हो। अगर उसके ऊपर आवेश दिया गया है तो आवेश के बराबर करते हैं। तो इसको लिखते हैं k की संयोजकता होगी भैया +1, या ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी +1। Mn की हमें ज्ञात करनी तो Mn को x मानेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे। यहाँ पर O की ऑक्सीकरण संख्या -2, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। अब ये आ जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस का x, अब गुणा करवाएंगे 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आएगा, बराबर में भैया 0। 8 में से 1 घटाओगे बचेगा कितना, माइनस का 7, बराबर में हो जाएगा 0। ये माइनस का इस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो आएगा प्लस का 7। तो क्या आ जाएगा, प्लस की 7। अतः के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। प्लस का कितना भैया, 7 है। प्लस का कितनी हो जाएगी, 7। क्वेश्चन है Cu+ आयन रंगहीन होते हैं जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों। आपको बताना Cu+ आयन जो होगा रंगहीन होगा, Cu2+ जो आयन होगा वो रंगीन होगा, क्यों। रंगीन और रंगहीन होने का मेन कारण क्या है, तो रंगीन और रंगहीन होने का मेन कारण होता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
तो रंगीन आयन का निर्माण करेंगे, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो रंगहीन आयन का निर्माण करेंगे। तो इनको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता भैया 29, कितना होता 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6, ये आ जाएगा 4s1 और 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, Cu+ का करना है। तो Cu+ का क्या होगा भाई, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s 0 बचेगा, बच जाएगा 3d10, कितना होगा 3d10 और 4s कितना हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देते हैं ना 4s 0 और 3d10, ये आ जाएगा। अब फिर Cu2+ का करना है तो 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर 2+ लगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 0, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे 3d10 से, तो 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा 3d9। तो इसकी बाह्यतम कोश कौन सा भैया, ये 3d है, यहाँ पर ये बाह्यतम कोश है। अब 3d से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो यहाँ तो इसके 3d में देखते हैं तो आपको पता है d में कितने उपकोष हैं, d में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, और एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो 10 इलेक्ट्रॉन है भरना, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, इसके बाद हुंड के नियम से भरेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन। इसके में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, 1 कक्षक 2 कक्षक 3 कक्षक 4 कक्षक और 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या हो जाता है भैया, रंगीन हो जाता है, और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। केमिस्ट्री में रंगहीन का मतलब सफ़ेद से होगा भैया, कैसा कलर इसका रहेगा, सफ़ेद रहेगा। तो बात समझ में आ गई क्या है कि Cu+ के बाह्यतम कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये रंगहीन आयन होता है, और Cu2+ के आयन में क्या, Cu2+ के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अगर अब आप इसमें नीचे लाइन मेंशन करोगे, लाइन मेंशन करनी है, अतः Cu+ के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये रंगहीन आयन का निर्माण करता है, और Cu2+ के बाह्यतम कोश में क्या है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कैसे आयन का निर्माण करता है, रंगीन आयन का निर्माण करता है। यह संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा प्रथम व द्वितीय में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे। तो होगा क्या भाई, अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, घटती है फिर बढ़ती है, जिसके कारण क्या होगा, आयनन ऊर्जा का क्रम अनियमित रूप से परिवर्तित होगा। क्या होगा भाई, जब आप आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, और आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का जो क्रम होगा वो आयनित रूप से क्या होगा भाई, परिवर्तित होगा। परमाणु त्रिज्या भैया क्या है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, जैसे हमारे पास परमाणु है ना, तो परमाणु का ये नाभिक होगा, नाभिक से लेके परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा की दूरी होगी, क्या होगी भाई, बाह्यतम कक्षा की क्या हो जाएगी, दूरी होगी। या मान लो परमाणु के नाभिक के इस नाभिक से लेके ये बाह्यतम कक्षा की जो दूरी है ये कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। परमाणु के केंद्र या नाभिक से लेके परमाणु के बाह्यतम कोश की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन विभव का मान क्या होगा,
अगर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ रही होगी तो आयनन विभव का मान कम होता रहेगा, अगर परमाणु त्रिज्या कम होती रहेगी तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव की अगर बात करें तो आयनन विभव जैसे ये परमाणु का बाह्यतम कोश है, क्या भैया, बाह्यतम कोश, तो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा आप बाहर से व्यय करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जितनी ऊर्जा व्यय करोगे वो कहलाएगी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाती है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका दिया गया था संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित रूप से परिवर्तन को आप कैसे समझाओगे। तो आप लिखोगे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है फिर बढ़ती है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का जो क्रम होगा वो आयनित रूप से क्या होगा भाई, परिवर्तित होगा। ये आप लोगों के डी और एफ ब्लॉक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।